सिवाग आईएएस सब्सक्रिप्शन बैच। रेस्ट एश्योर्ड, इस बैच के वीडियोस जिसमें ये बैनर लगा हुआ है ये फ्री चैनल पर कभी भी दिखाई नहीं देंगे। ये लाइफ टाइम है और लाइफ टाइम का मतलब होता है मेरी लाइफ, गूगल की लाइफ, यूट्यूब चैनल की लाइफ और ये सिवाग ऐप की लाइफ। ऐप को कुछ हो जाता है तो कोशिश करूँगा नया ऐप ख़रीद लूँ। मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। ऐप के हर साल बहुत सारे पैसे देने होते हैं, 20,000 रुपये और लाखों रुपए सिक्योरिटी होती है। तो ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए बेटा ये 1100 रुपये फ़ीस कुछ भी नहीं है आज की डेट में। जो 1100 है आगे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो लाइफ का बस याद रखिए, लाइफ का मतलब मेरी एक्टिव लाइफ। अब गूगल मेरा अकाउंट ही बंद कर दे कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, कोशिश करूँगा इसलिए थोड़े बहुत वीडियो डालता रहूँगा, तो अलग बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। 5 जनवरी से गूगल की कुछ पॉलिसी चेंज हो रही हैं, तो मैं उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, जिससे कि यूट्यूब चैनल पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये जो वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड होते हैं, दिखाई देते हैं ऐप के माध्यम से, क्योंकि इसमें डाउनलोडेबल नहीं है। एक ही बार वीडियो देखना अलाउड है। एक वीडियो का वॉचिंग टाइम डबल नहीं होना चाहिए, डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का वीडियो हो तो 30 मिनट से ज़्यादा वॉचिंग टाइम ना हो, इसलिए अनावश्यक पॉज बहुत ज़्यादा मत करिए। रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड करते रहिए। लेकिन वॉचिंग टाइम डबल से ज़्यादा होगा तो ऐप आपको फ्लैग कर लेता है, यानी आपके ऊपर झंडा गाड़ देता है कि ये लड़की, ये स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ है और ये एक नहीं 2 लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनको प्रत्येक एडमिशन पर 20% हिस्सा मिलता है और पक्के लाला हैं ये, तो वो क्यों करेंगे। मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐप ने अगर ब्लॉक कर दिया तो मैं नहीं खोल पाऊंगा और कोई फीस रिफंडेबल नहीं है अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया। ये ध्यान रखिए। इसलिए मनचाहे ढंग से ढर्रा मत चलाइए, नियमों बंध के चलिए, तभी कायदे की बात। दूसरी बात, कुछ भी पूछना अलाउड नहीं है, कोई सजेशंस अलाउड नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा तो आपको आपके सोच से भी ज़्यादा दूंगा। लेकिन अगर आपने वही चीज़ जो मैं देने वाला हूँ अगर आपने मांगी तो शायद मैं कभी ना दूँ। वो अफसर क्या जो सन की ना हो, और 60 साल के ऊपर वो आदमी क्या जो सठियाया ना हो। मैं दोनों हूँ, ज़िद्दी हूँ और चिढ़ जाता हूँ फिर इन चीज़ों से। इसलिए बिल्कुल साइलेंट रहें, वीडियोस देखें। कोई ऐप कभी कभी अपडेट होता है तो ऐप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, टूटी हुई पेंसिल दिखाई देती है और लिखा होता है चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, डोंट वरी, 1 आध घंटे बाद ओपन कर लेंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को इस चैनल के वीडियो अपलोड होते हैं, और P2 चैनल जो P2 बैच जो है उसके होते हैं बाकी 3 दिन। संडे ऑफ होता है, संडे कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है। बहुत इमरजेंसी में कोई बात कहनी है तो 9891746452 ये नंबर फीड कर लीजिए, सिवाग APP के नाम से, यानी ऐप से रिलेटेड बात कोई कहनी है तो वहाँ पूछिए। वो व्हाट्सएप में सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम के 4 बजे ही देखता हूँ, इसके बाद देखता हूँ आपका नंबर जब भी आए। और अगर किसी नए बैच में एडमिशन लेना है तो 9540497415 पर बात करनी है, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दूंगा, चिंता मत करिए, 15 की जगह 20 मिनट से ज़्यादा ही दूंगा। आज बात करने जा रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, इकोनॉमिक अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक अफेयर्स, ये देखो, बरिस्ता या कोस्टा जैसी कॉफ़ी मैं अपने घर तैयार करता हूँ। सिंपल कॉफ़ी है, पाउडर मिल्क है, थोड़ी सी शुगर फ्री है, और एक फ्रोथर है कॉफ़ी में झाग उठाने वाला, बहुत तेज़ी से घूमता है, नीचे एक वो जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, एक 125-150 रुपये का आता है। जब भी आप लीजिए अगर तो ऐसा लीजिए कि जो ऊपर से दबाने पे चले और दबाना हटा दे, प्रेशर हटा दे तो बंद हो जाए।
ये नहीं, एक मैंने लिया है वो रिचार्जेबल है, बहुत महंगा है, 1000 2000 1500 का है। उसको एक बार दबाते हैं तो एक स्पीड से चलता है, फिर एक बार दबाते हैं और तेज़ स्पीड से चलता है, फिर एक बार दबाते हैं तो और तेज़ स्पीड से चलता है, तब बंद होता है, तो छिड़क जाती है कॉफ़ी। तो बिल्कुल सस्ता सा लीजिए, 100-150 रुपये का आराम से अमेज़ोन पे अवेलेबल है। बीच में मैंने कॉफ़ी की ट्रिक भी बता दी आपको, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनती, झाग उठता है, उसके ऊपर थोड़ा ड्रिंकिंग चॉकलेट डालिए, देखिए बरिस्ता या 250 रुपये की कॉफ़ी से बढ़िया कॉफ़ी ना बने तो कहना। चलो आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था, कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी? कोई नई प्रोजेक्ट्स जो लगभग तैयार हों, ऐसी नई प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जो 10 साल से बन रही हैं, जैसे जेवर हवाई अड्डा। ये लंबी प्रोजेक्ट होती हैं तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं जाती हैं। किसी भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने रुपए सरकार ने अलॉट किए, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुई तब तक तो रुपए बढ़ते जाएंगे, चिंता मत करिए, ये नहीं पूछा। अगर पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन की वजह से आप रुकेंगे नहीं, अगर नहीं आएगा आपको तो, क्योंकि इस चक्कर में आप कितनी प्रोजेक्ट के रुपए याद करेंगे, कितने मिलियन रुपए या बिलियन रुपए अलॉट किए गए। प्रोजेक्ट्स, प्लान तो अब है नहीं, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन ही नहीं है, जब गमला ही नहीं है तो पौधा कहाँ से लगेगा, लेकिन प्लान तो बन ही रहे। नीति आयोग क्या करता है वो बहुत सीक्रेट है, उन्होंने खुद ही नहीं बताया वो क्या करते हैं, हालांकि मुझे पता है पर वो बताने की चीज़ नहीं है, राज की बात है, मुझे पता है, क्यों बताऊं, आई इसमें आएगी नहीं। जब ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया है जो कर रहे हैं, मुझे तो खूब पता है वो क्या कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या कर रही हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे रिलेटिव्स हैं कई एक उनमें, लेकिन ये सीक्रेट मैं खोलना नहीं चाहता, तो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा जब इतना सीक्रेट। एक आदमी ने अपने नौकर को भेजा कि जाओ मेरे दोस्त को एक सीक्रेट संदेश दे आओ, गोपनीय संदेश है। नौकर ने कहा क्या कहना, बोले बहुत गोपनीय है, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। तो ये उतना ही गोपनीय है, तो इसलिए उस चक्कर में तो पढ़ो ना। जितना जो है आर्थिक जो करंट अफेयर्स हैं उनमें आगे भी बताऊंगा आगे, और अभी तो ज़िंदगी भर का साथ है। आर्थिक जो करंट अफेयर्स हैं उनमें जो नीति आयोग है उसकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैक्ट नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। लोक सेवा आयोग सरकार के हिसाब से प्रश्न करता है, सरकारी नौकर नियुक्त करने हैं ना, तो जो कहें सरकार, जो कहें हुजूर, जो चाहे सरकार वही तो चाहेगा। वो आपसे कांग्रेस सरकार के क्वेश्चन क्यों पूछेगा? बहुत से लोग परेशान रहते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की कौन कौन सी सिफारिशें याद, अरे कौन पूछता है, वीरप्पा मोइली कांग्रेसी थे, उन्हें कौन पूछता है अब इस सरकार में। लोक सेवा आयोग कोई निरपेक्ष संस्था नहीं है, कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव संस्था नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट तक पर लोग उंगली उठाने लगे हैं कि वो सरकार के पक्ष में निर्णय देते हैं कहना चाहिए, तो फिर ये तो लोक सेवा आयोग है। इनका तो काम ये है कि जो सरकार को नौकर भर्ती करने, नौकर कहते हैं हिंदी में बुरा लगता है, अंग्रेजी में सर्वेंट कहते हैं, वो भी बुरा लगता है, आप ऑफिसर कहलवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन आपको अपॉइंट करता है, पब्लिक सर्वेंट आप बनते हैं, सर्वेंट ही रहेंगे। तो नौकर की भर्ती कर रहे हैं तो वो तो सरकार की, हुजूर की इच्छा जानना चाहेंगे ना कि हुजूर क्या चाहते हैं। अब हुजूर चाहते हैं कि ऐसा अधिकारी मिले तो वैसा ही तो मिलेगा। एनसीईआरटी का ज़माना इसीलिए तो गया, एनसीईआरटी में कम्युनिस्ट भरे हुए हैं, जेएनयू वाले प्रोफेसर साहब निकाल बाहर किए, जब सबको टुकड़ा टुकड़ा गैंग घोषित कर दिया गया, तमाम अरेस्ट हो गए दुनिया भर का। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे आएंगे? लोक सेवा आयोग कोई बेवकूफ़ संस्था थोड़ी है कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन रखेगा। सरकार बदल गई और बदली रहेगी, कुछ और होना भी नहीं है, केंद्र में कोई और आना नहीं है। थोड़ी बहुत अरविंद केजरीवाल की कुछ बात होती है, लेकिन वो भी लगता है बीजेपी के एक्सटेंडेड विंग हैं, हम राज करेंगे दिल्ली में, तुम राज करो हिंदुस्तान पे।
है, बढ़िया है अपना, बढ़िया है। तो ये इक्वेशंस तो बढ़िया है और कुछ बुरा भी नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ बुरी नहीं लगी, सिवाय इसके कि बैंकों में ब्याज बहुत कम हो गया। बूढ़े आदमी को यही चिंता ज़्यादा सताई जाती है। और क्या करें। बाकी तो देश खुशहाल है, अमन चैन है सब जगह, सब कुछ चीज़ बहुत बढ़िया सस्ती उस्ती है। चलो मजाक नहीं, आगे की बात करते हैं। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में रिजर्व बैंक के रेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स में विभिन्न देशों के बीच के समझौते इत्यादि, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मुद्रा की स्थिति किस देश में क्या चल रही है, अगर ऐसा कोई समाचार है, यानी कहीं मुद्रास्फीति है बहुत ज़्यादा, जैसे मैक्सिको की अर्थव्यवस्था एक बार खराब हुई थी तो वो बहुत चर्चा में रही, वो इंपॉर्टेंट होगी। गोल्ड बॉन्ड जारी हुए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, हम गोल्ड ना खरीद के कुछ फिक्स डिपॉजिट कह लीजिए, मैं आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। तो जैसे हमने 10 ग्राम सोना खरीद लिया हो, सपोज 45,000 का 10 ग्राम आता हो आज की रेट में, गोल्ड बॉन्ड 45,000 का अगर मिल रहा है, यानी 10 ग्राम सोना एज इफ आपने खरीद लिया है, तो आपके बॉन्ड का रेट सोने के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा, राइट, बैंक के एफडी के हिसाब से नहीं। जो ब्याज मिलता है एफडी पे वो नहीं, ये गोल्ड बॉन्ड है। तो आपको गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। न चौर हार्यम न राज्य, क्या है वो श्लोक, ऐसा कुछ है, न चौर चौर्यम न राज्य हार्यम, ऐसा कुछ है शायद, भूल गया मैं। न चोर चुरा सकता है न राज्य हरण कर सकता है, सोना तो कोई भी ले जाए। ये गोल्ड बॉन्ड है, राज्य के पास तो है ही है, राज्य क्या चोरी करेगा और चोर कहाँ से ले जाएगा। बहुत सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, हालांकि मैं तो नहीं कर पाता, बहुत महंगा है। लेकिन ये बैंकों की एफडी से लोग बताते हैं कि ज़्यादा अच्छा ब्याज देता है, म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा देते हैं। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन से नए म्यूचुअल फंड जारी हुए, उनका हश्र क्या हुआ है। लेकिन रोज़ का शेयर बाज़ार आपको नहीं पढ़ना है। पेटीएम के शेयर एकदम से बिके और औंधे मुँह गिरे, ठीक है, नए आईपीओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन रोज़ की उतार चढ़ाव जानकारी नहीं। आर्थिक समाचारों में सोना उछला, चांदी नरम, बुलियन या जिंस बाजार की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि कोई मद आइटम, यदि सरकार की नीति के कारण उस पर कैपिंग हो जाती है, उसके फ्यूचर ट्रेडिंग में, अब ये बातें पढ़ने के लिए तो फिर बड़े बैचेस ज्वाइन करने पड़ते हैं, यहाँ तो नहीं बताया जा सकता। मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग, वायदा बाजार जो है, उसमें कोई जिन्स शामिल है और सरकार उस जिन्स को हटा लेती। मान लो दालें वायदा बाजार में शामिल हैं और सरकार हटा लेती या कैपिंग लगा देती है कि इतने रुपए तक का व्यापार किया जा सकता है, कैपिंग, टोपी पहना दी, तो वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हैज फंड याद कर लीजिए, एफआईआई एफपीआई, पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको पढ़ना है। तो हैज फंड फ्री वीडियो में बताया था। तो हैज फंड पढ़िए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़िए, ये यहाँ नहीं बताया जाएगा। इसके लिए कम से कम फाउंडेशन बैच है और अधिक से अधिक गोल्ड बैच। गोल्ड बैच में पब्लिक एड जोड़ दें तो प्लेटिनम बैच कहलाता है। थॉट बैच जो है वो एक्सेल बैच है। बैचेस की जानकारी रखिए, जिससे जब कभी आप अफोर्ड कर सकें तो सार्थक, ये गोल्ड बॉन्ड हैं हमारे बैचेस, तो सार्थक दिशा में आप पहल कर सकें। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है।
लेकिन करंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं? शॉर्ट है एकदम। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स में जो एकदम ट्रिक्स हैं वो ये है कि आप इन्हें पढ़ लीजिए। अगर इनके बारे में विस्तार से नहीं भी जानते हैं तो याद नहीं होंगे, दिक्कत ही होगी, लेकिन अगर जानते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। बट अगर याद आ गया मौके पे तो फिर आप तो यू आर द किंग। यानी कौन सा देश भारत में ज़्यादा एफडीआई दे रहा है, और एफआईआई के मामले में कौन सा देश ज़्यादा बड़ा है, और एफपीआई के मामले में कौन सा देश ज़्यादा बड़ा है। क्या अमेरिका ने कोई नए नियम बनाए हैं इस बारे में? अमेरिका महत्वपूर्ण देश है इस मामले में, इसलिए अभी टेस्ट सीरीज़ वाले बैच में, जो बहुत छोटा बैच है, बहुत सस्ता बैच है, उस बैच में मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं इस तरह के। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी अर्थव्यवस्था में जितने समाचार ह्यूज इन्वेस्टमेंट के हैं, चाइना ने किसी प्रोजेक्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, यूरोपियन यूनियन ने किसी प्रोजेक्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे ही भारत ने किसी परियोजना में बहुत पैसा लगाया। एक परियोजना है जिसमें भारत ने काफ़ी पैसा लगाया है, आर्टिफिशियल सूर्य, टोकामैक कहते हैं उसे। इसके बारे में नेट पर निकाल के पढ़िए। संसार के तमाम देशों ने एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाने के लिए आज से 7-8 साल हो गए मेरे ख्याल से, काफ़ी पैसा लगाया जिससे कि टोकामैक बनाया जा सके। टोकामैक एक फ्यूज़न रिएक्टर होता है। यह आकाश में स्थापित एक सैटेलाइट होगा या कई सैटेलाइट होंगे जो अलग देशों में रात्रि को प्रकाश देंगे और एक उपग्रह का काम भी करेंगे। ऐसे समाचार हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। बांध परियोजनाएं, मल्टीपल पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, डॉकिंग यार्ड्स, शिप यार्ड्स, टनल्स, ह्यूज रोड्स, रोड परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, नदी जोड़ो परियोजनाएं। फिलहाल तो अभी नहीं चल रही। अटल बिहारी जी के सबसे बड़ा योगदान भारत को है सड़क परियोजना। आज भारत में सड़कें इतनी बढ़िया हैं, इनका पूरा श्रेय अटल जी को ही जाता है। नहीं, यूपी में तो किसी सरकार का ध्यान सड़कों पे तो था ही नहीं। केंद्रीय सरकार बड़े बड़े हाईवेज बना देती थी, जब वही हाईवे शहर के अंदर से निकलती थी तो यूपी सरकार दीन दरिद्र की तरह दांत फाड़े हुए सामने रहती थी। गड्ढे, पानी भरा हुआ, ये वो। चौबेपुर कानपुर के पास है वो, अगर आप पार हो गए उस ज़माने में, इसका मतलब आपने भवसागर पार कर लिया। गाड़ी अगर न टकराए तो गारंटी ज़रूर टकराएगी, नीचे चेम्बर टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन न दद्दा न दीदी, किसी का ध्यान सड़कों पे नहीं था, जबकि वो विषय सड़क का जो कस्बों के अंदर उस जो शहरों के अंदर की सड़क है वो राज्य का विषय है और कई जगह नगर निगम का विषय भी है। कोई ध्यान नहीं। अब देखिए वही सब बाहर से निकाल दी सारी सड़कें, एक्सप्रेस वेज बन गए हैं, क्या शान से गाड़ी चलती है, कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ये श्रेय चतुर्भुज परियोजना और जो वो गलियारे हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स और उनको कनेक्टिंग रोड्स, इनको दिया जाना चाहिए। तो ये परियोजनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब डैम प्रोजेक्ट्स तो कम बनती हैं, जो बन गई हैं वही बन गई हैं। अगर कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लग रही है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स की सुपर टिप्स यही हैं कि जो होगा, शिलान्यास हुआ है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं। जो लगभग पूर्ण हो गया है, उद्घाटन का फीता कटना है, वो तो इम्पॉर्टेंट है। और जिसका साल भर के अंदर अंदर उद्घाटन हो चुका है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं है कि एक शिलान्यास किया गया 20 साल में बन के तैयार होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट।
हर टीचर ये तो बता देता क्या पढ़ना है, ये कोई नहीं बताता क्या नहीं पढ़ना है, ये मैं ही बताता हूँ। बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट टू स्टडी, ओनली अ टॉपर नोज व्हाट टू ओमिट। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।